चलिए आज चलते हैं भारत के 1000 साल पुराने इतिहास के एक तेज सफर पर। ये कहानी है 8वीं से 18वीं सदी की, मतलब पूरे 1000 साल की। अब सोचिए, इतने लंबे समय में क्या कुछ नहीं बदल गया होगा। इसी दौरान उठे कई बड़े सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। तो फिर इन सब के बारे में हमें पता कैसे चलता है? आइए देखते हैं। नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि सैकड़ों साल पहले क्या हुआ? ये बातें हमें इतनी पक्की तरह से कैसे पता चलती हैं? तो आज हम सब जासूस बनने वाले हैं और हमारा केस ये है मध्यकालीन भारत। समझिए, 1000 साल का लंबा रहस्य। हमारा मिशन है ये पता लगाना कि इतिहासकार आखिर करते क्या हैं, कैसे वो अतीत के बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर एक कहानी बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक पड़ताल को। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये केस कितना बड़ा है। देखिए, हम कोई 1-2 सदी की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पूरे 1000 साल की। 8वीं सदी से शुरू होकर सीधे 18वीं सदी तक। जरा सोचकर देखिए, कितना लंबा, कितना विशाल समय है ये। और यही तो इतिहासकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इतने बड़े कैनवस पर एक सटीक कहानी को उकेरना। हर अच्छी जासूसी कहानी वो एक सुराग से ही तो शुरू होती है ना? तो खैर, हमारा पहला सुराग है ये पन्ना। इसे बस हमारे केस फाइल का पहला पन्ना समझ लीजिए। इसमें लिखा हर शब्द, हर एक लाइन एक ऐसा सुराग हो सकता है जो हमें उस दौर के रहस्यों को सुलझाने में मदद करेगा, जिसे हम आज समझने निकले हैं। देखिए, हर जासूस को एक प्लान की जरूरत होती है, और ये रहा हमारा प्लान। सबसे पहले हम सीन ऑफ द क्राइम पर चलेंगे, यानी मध्यकालीन भारत के माहौल को समझेंगे। फिर हम इतिहासकारों की इस बड़ी पहेली को देखेंगे कि भाई सबूत मिलते कहां से हैं। और आखिर में हम कागज और पत्थर पर मिले सुरागों की, कह सकते हैं कि फॉरेंसिक जांच करेंगे, ताकि अतीत की कहानी को जोड़ पाएं। तो तैयार हैं? तो चलिए अपनी जांच का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। अब हम उस दौर के माहौल को समझने जा रहे हैं, जिसे हम अपनी जांच की भाषा में इन्वेस्टिगेशन सीन भी कह सकते हैं। तो जब हम अपने इन्वेस्टिगेशन सीन पर पहुंचते हैं, तो क्या दिखता है? कोई एक शांत साम्राज्य की तस्वीर नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक हलचल भरा मैदान है, जहां कई बड़ी बड़ी शक्तियां एक दूसरे से टकरा रही हैं। उत्तर में राजपूत हैं, दिल्ली सल्तनत है, तो दक्षिण में शक्तिशाली चोल साम्राज्य अपना दबदबा बनाए हुए हैं। और फिर मुगल आते हैं, और उनके साथ साथ सिख, जाट, मराठा और भी न जाने कितनी क्षेत्रीय ताकतें उभरती हैं। मतलब मामला बहुत ही पेचीदा और लगातार बदलता हुआ था। अच्छा, तो देखिए, 1000 साल का लंबा वक्त और दर्जनों अलग अलग ताकतें, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी और उलझी हुई गुत्थी बन जाती है ना? और बस यहीं से हमारी जांच का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ये है वो सवाल कि आखिर हमें ये पता कैसे चलता है कि ये सब सच में हुआ था? क्या सबूत है हमारे पास? कैसे मान लें कि ये सारे साम्राज्य, ये राजा, इनकी लड़ाइयां, ये सब सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं? अतीत को लेकर हम इतने यकीन के साथ बात कैसे कर पाते हैं? देखिए, जैसे जासूसों के पास सुराग होते हैं, इतिहासकारों के पास भी मोटे तौर पर दो तरह के सबूत होते हैं। पहले हैं साहित्यिक स्रोत, मतलब जो कुछ भी लिखा हुआ मिलता है। और दूसरे हैं पुरातात्विक स्रोत, यानी वो सारी भौतिक चीजें जो उस जमाने के लोग अपने पीछे छोड़ गए। ठीक है, तो चलिए पहले टाइप के सुरागों की फाइल खोलते हैं, यानी लिखित दस्तावेजों की। तो आखिर ये साहित्यिक स्रोत हैं क्या? बस ऐसा समझिए कि एक टाइम कैप्सूल मिला है जो शब्दों से भरा है। ये उस दौर के लोगों के छोड़े हुए लिखित रिकॉर्ड हैं। इसमें राजाओं की बड़ी बड़ी जीवनियां भी हैं, अदालती दस्तावेज भी, और आम लोगों की कही सुनी कहानियां भी। हर पन्ना समझिए कि अतीत में झांकने के लिए एक खिड़की जैसा है। अब इस कागजी खजाने के अंदर झांकें तो कई तरह के सुराग मिलते हैं। एक तो हैं शासकों के दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखे गए आधिकारिक इतिहास, जैसे अबुल फजल ने अकबर के बारे में लिखा। फिर मिलते हैं राजाओं के शाही फरमान, जिनसे उस जमाने के कानून कायदों का पता चलता है। धार्मिक ग्रंथ भी मिलते हैं, जिनसे लोगों की मान्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है। और शायद सबसे मजेदार चीज, वो हैं विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। इनसे हमें एक बाहरी नजर से देखने का मौका मिलता है कि तब सब कुछ कैसा था। हाँ, पर एक बात याद रखनी होगी, उस जमाने में आज की तरह कागज इतनी आसानी से नहीं मिलता था। तो शुरुआती मध्यकाल में ये सारे रिकॉर्ड्स, ये सब बड़ी मेहनत से ताड़ के पत्तों पर या पेड़ की छाल पर लिखे जाते थे। और ये जो पांडुलिपियां थीं, ये सिर्फ जानकारी का जरिया नहीं थीं, बल्कि अपने आप में बहुत कीमती चीजें थीं, जिन्हें बड़ी संभाल कर रखा जाता था।
इन लिखित सुरागों में जान डालने के लिए चलिए सीधे एक गवाह की बात सुनते हैं। ये 13वीं सदी के मशहूर यात्री मार्को पोलो ने लिखा है। अब देखिए, उन्होंने जो लिखा वो हमें एक बाहरी इंसान की नज़रों से उस समय के समाज को देखने का मौका देता है। ये सिर्फ कोई राय नहीं है, ये एक चश्मदीद गवाह का बयान है, और एक इतिहासकार के लिए ये सोने से कम नहीं होता। तो कागजी सुरागों की जांच तो हो गई, अब वक्त है दूसरे तरह के सबूतों की तरफ बढ़ने का। वो सबूत जो जमीन के नीचे दबे हुए मिलते हैं। पुरातत्व यानी कि आर्कियोलॉजी, इसे आप इतिहास की फॉरेंसिक टीम समझ सकते हैं। देखिए, जहां लिखे हुए स्रोत हमें कहानियां सुनाते हैं, वहीं पुरातत्व हमें ठोस भौतिक सबूत देता है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वो उन चीजों को खोद कर निकालते हैं जो लोग पीछे छोड़ गए, उनके शहर, उनके औजार, उनके बर्तन, यहां तक कि उनका कचरा भी। और इन सब से ये पता लगाते हैं कि वो लोग असल में जीते कैसे थे। तो हमारा पहला भौतिक सुराग तो बहुत बड़ा और आंखों के सामने है, स्मारक। ये जो शानदार इमारतें हैं, किले, मंदिर, मकबरे, ये सिर्फ सुंदर दिखने वाली बिल्डिंग्स नहीं है। अरे नहीं, ये उस समाज की पूरी कहानी बताती हैं जिसने इन्हें बनाया। ये हमें उनके विश्वासों के बारे में बताती हैं, उनकी इंजीनियरिंग कितनी कमाल की थी ये बताती हैं, और ये भी कि वो आर्थिक रूप से कितने शक्तिशाली थे। जैसे ये कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये तो समझिए पत्थर में लिखी एक पूरी की पूरी कहानी है। अगला सुराग साइज में तो बहुत छोटा है, लेकिन है बड़ा शक्तिशाली। सिक्के। ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं हैं, ये तो इतिहास के छोटे छोटे टाइम कैप्सूल हैं। जरा सोचिए, एक छोटे से सिक्के पर राजा का नाम हो सकता है, तारीख हो सकती है, यहां तक कि धार्मिक निशान भी हो सकते हैं। ये सिक्के हमें एक राज्य की अर्थव्यवस्था, उनके व्यापार के रास्तों और उनकी सोच के बारे में भी बताते हैं। सब कुछ बस एक छोटी सी चीज में पैक। और हाँ, सिक्कों की इस पढ़ाई के लिए एक खास नाम भी है, मुद्रा शास्त्र, या जिसे न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। ये इतिहासकारों के लिए एक बहुत जरूरी जासूसी टूल है। और हमारा तीसरा और आखिरी भौतिक सुराग शायद सबसे टिकाऊ है, शिलालेख। ये क्या है? ये पत्थर या धातु पर खुदे हुए संदेश हैं। अब देखिए, कागज तो समय के साथ गल जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन पत्थर पत्थर सदियों तक टिका रहता है। इसीलिए जब कोई राजा पत्थर पर कुछ खुदवाता था, चाहे कोई ऐलान हो या जमीन का दान पत्र, तो वो एक ऐसा रिकॉर्ड बना रहा था जो सदियों तक मिटने वाला नहीं था। और यही वजह है कि ये इतिहासकारों के लिए सबसे भरोसेमंद सबूतों में से एक माना जाता है। और इन शिलालेखों को पढ़ने और समझने की कला को कहते हैं पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी। ये भी एक खास स्किल है जो इतिहासकारों को पत्थर पर लिखी कहानियों को पढ़ने में मदद करती है। तो ठीक है, हमने लिखित सबूत भी देख लिए और भौतिक सबूत भी। अब वक्त आ गया है इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि आखिर कहानी क्या बनती है। तो यहाँ असली खेल शुरू होता है। कोई भी एक सुराग हमें पूरी कहानी नहीं बता सकता। जो लिखी हुई चीजें हैं वो हमें बताती हैं कि क्या हुआ, लोग क्या सोचते थे, लेकिन वो अक्सर किसी एक का पक्ष ले सकती हैं, है ना? वहीं दूसरी तरफ जो पुरातात्विक सबूत हैं, जैसे कोई टूटा हुआ बर्तन, वो झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो ये भी नहीं बताता कि लोग उस वक्त क्या सोच रहे थे या महसूस कर रहे थे। तो फिर एक इतिहासकार का असली काम क्या है? उनका काम है एक मास्टर डिटेक्टिव की तरह सोचना। उन्हें हर सुराग को उठाना पड़ता है, चाहे वो एक पुरानी किताब हो, एक सिक्का हो या पत्थर पर लिखी कोई बात। और फिर सबको एक दूसरे से मिलाना पड़ता है। क्या किताब में लिखी बात सिक्के से मेल खा रही है? क्या स्मारक कुछ और ही कहानी बता रहा है? बस इसी तरह सारे सबूतों को एक साथ रखकर उनकी तुलना करके ही वो सच्चाई के करीब पहुंच पाते हैं और अतीत की एक भरोसेमंद तस्वीर बना पाते हैं। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। जैसे हम आज अतीत के सुरागों को खंगाल रहे हैं, जरा सोचिए, भविष्य के इतिहासकार हमारे बारे में क्या कहेंगे? हमारे जो ये डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं और ये जो प्लास्टिक का सामान हम पीछे छोड़ रहे हैं, ये सब मिलकर हमारी क्या कहानी बताएंगे? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।